Hello everyone, how are you all? I am Dr. Barkha Gupta. Welcome to my channel Management Mantra. जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की थी कंपनसेशन मैनेजमेंट की, उसी सीरीज़ में आज मैं आपका एक प्रैक्टिस एमसीक्यू लेकर आई हूँ। अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। और ये जो कंपनसेशन मैनेजमेंट है ये आपका कोड 55 जो आपका है लेबर लॉ और पर्सनल मैनेजमेंट HRM जो आपका पेपर है उसमें आपका कंपनसेशन मैनेजमेंट एक टॉपिक है जिससे आपकी प्रैक्टिस हो सकती है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आई हूँ। जितने टॉपिक मैं पढ़ा चुकी हूँ ये उसी के रिगार्डिंग है, तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि आपको किस हद तक क्वेश्चंस जो टॉपिक जो है वो समझ में आया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस एम्प्लॉय कंपनसेशन? ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो एम्प्लॉय कंपनसेशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं? पहला है लेबर मार्केट, दूसरा है कॉस्ट ऑफ लिविंग, थर्ड है लेबर यूनियन एंड फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। अकॉर्डिंग टू यू क्या हो सकता है? ये टॉपिक हमने पढ़ा हुआ है। लेबर मार्केट अगर देखा जाए तो कंपनसेशन मैनेजमेंट के लिए लेबर मार्केट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेबर है तभी तो आपका कंपनसेशन आप डिसाइड कर रहे हो। ठीक है, लेबर यूनियन रिक्वायर्ड है, क्यों? क्योंकि लेबर यूनियन आपको ये बताती है आपके जो पॉज एंड कॉन्स है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है। ठीक है, लेबर यूनियन। देन है आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग। कॉस्ट ऑफ लिविंग क्यों रिक्वायर्ड है? क्योंकि इसी के थ्रू तो ये पता चलता है कि आपका कितना खर्चा आपका होता है और आपको कितना पैसा रिक्वायर्ड है मिनिमम अगर देखा जाए तो अगर विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस द एम्प्लॉय कंपनसेशन, अगर इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना हो तो आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होगा आप सोच लीजिए। ठीक है, और इसका आंसर जो है अब तक आप सोच चुके होंगे, तो इसका आंसर है दैट इज आंसर डी, ऑल ऑफ द अबव। दैट मीन्स कि ऑल द फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, फॉर द सेकंड क्वेश्चंस, a fair day work for fair day pay denote a sense of dash felt by employees। क्या लगता है? a fair day work for fair day pay, ये जो सेंटेंस है ये किसके लिए कहा गया है? एम्प्लॉयज़ की किस क्वालिटी को ध्यान में रखकर बताया गया है? फेयर डे वर्क फॉर फेयर डे पे। अगर किसी ने जितना काम किया है एक काम के लिए, जितना वो काम करता है उसको उतना पे मिलना चाहिए, जितना वो काम कर रहा है उतना उसको पे मिलना चाहिए। दैट मीन्स ये क्या शो हो रहा है? इट शो, क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है या इक्विटी बताता है, हैप्पीनेस बताता है, रिस्पेक्ट बताता है? तो अगर आप इसको लाइन को ठीक से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा इट शोज़ इक्विटी, कि जितना सामने वाला आपके लिए एफर्ट्स कर रहा है उतना उसको पे मिलना भी चाहिए। तो इट शो इक्विटी। सो आंसर इज बी, इक्विटी। आई होप इट्स क्लियर फॉर यू। तो आंसर इज इक्विटी। ठीक है, चलिए थर्ड वन इज द फॉलोइंग इज अ परक्विजिट्स। क्या है परक्विजिट्स? आपको भी पता है कुछ पर्क्स मिलते हैं, कुछ परक्विजिट्स मिलती है जो कि कंपनी प्रोवाइड करती है। तो पहले ये जानना ज़रूरी है आपको कि इसका मीनिंग क्या होता है। ऑल्दो सबसे पहले हम इसके देख लेते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हैं। क्लब मेंबरशिप्स, प्रोविडेंट फंड, मेडिकल अलाउंस एंड ग्रुप इंश्योरेंस। अगर देखा जाए तो प्रोविडेंट फंड, मेडिकल अलाउंस, ग्रुप इंश्योरेंस, ये सब किसी ना किसी अलाउंसेस या इंश्योरेंस को डिनोट कर रहे हैं। और क्लब मेंबरशिप्स दैट मीन्स कि जो आपको अलग से फीचर्स प्रोवाइड होते हैं, अलग से आपको कुछ गिफ्ट दिया जा रहा है, कुछ अलग से आपको प्रॉफिट दिया जा रहा है कंपनी की तरफ से, वो होता है क्लब मेंबरशिप। ठीक है, तो परक्विजिट्स का मतलब भी बेसिकली होता है आपके एक तरह से कि इट्स अ काइंड ऑफ जो आपको अलग से एडवांटेजेस मिल रहे हैं कंपनी की तरफ से, वो होता है परक्विजिट्स। ठीक है, जो अलग से आपको एडवांटेज मिल रहे हैं दैट इज परक्विजिट्स। तो अलग से एडवांटेज इन चारों में से आपको ऑप्शंस क्लियर हो ही चुका होगा, दैट इज द क्लब मेंबरशिप। ओके, सो आंसर 1, आंसर ए। द फॉलोइंग इज paid only at the time of employees exit after serving more than 5 years। ये भी हमने पढ़ा हुआ है। अगर आपने वीडियोस ठीक से देखे होंगे मेरे लेक्चर्स के तो ये क्वेश्चंस आप इजीली समझ जाओगे और इजीली आपको इसका आंसर पता भी होगा। ठीक है, फिर से सुनना। ऐसा द फॉलोइंग इज द पेड, ऐसा कौन सा पेड है जो एम्प्लॉय को उस टाइम पर मिलता है जब एम्प्लॉय कंपनी को छोड़ता है, लेकिन जब वो अपनी सर्विस 5 साल से ज़्यादा कर चुका हो तब। तो वो ऐसा कौन सा पेड उसको मिल रहा है, कौन सा पैसा उसको उस समय मिलता है, क्या बेनिफिट उसको उस समय मिलता है? क्या वो परक्विजिट्स होता है, क्लेम होता है, ग्रेजुटी होती है या अलाउंसेस होते हैं?
तो अगर आपने ठीक से पढ़ा होते लेक्चर्स तो यू नो अबाउट दैट इट्स आंसर इज सी, ग्रेजुटी, बिकॉज ग्रेजुटी ही एक ऐसा अमाउंट है जो कंपनी जब एम्प्लॉय उसके यहाँ 5 साल काम कर लेता है उसके बाद ग्रेजुटी देना स्टार्ट करती है, और जब एम्प्लॉय छोड़कर जाता है तब वो उसको ये ग्रेजुटी प्रोवाइड करती है। ये एक तरह का रिटायरमेंट बेनिफिट भी हम कह सकते हैं अगर कोई बहुत लंबे समय तक काम कर रहा है तो, अदरवाइज 5 साल बाद वो इसके लिए एलिजिबल हो जाता है। लेट्स सी द आंसर, इट्स आंसर सी, ग्रेजुटी। ओके। 5, इंसेंटिव्स डिपेंड अपॉन। इंसेंटिव किस पर डिपेंड करता है? क्या प्रोडक्टिविटी पर डिपेंड करेगा, सेल्स पर डिपेंड करेगा, या प्रॉफिट पर डिपेंड करेगा? अकॉर्डिंग टू यू क्या हो सकता है? अगर हम बात करें इंसेंटिव्स की तो ऑब्वियसली बात, इंसेंटिव आपको भी पता है एक वो अमाउंट होता है जो आपको टारगेट दिया जाता है, उस टारगेट को जब आप टाइमली पूरा करते हो उस पर भी मिलता है, एज वेल एज अगर टारगेट से आप ज़्यादा काम करते हो तो उसके बाद जो इंसेंटिव्स आप गेन करते हो वो परसेंटेज वाइज आपकी कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। दैट इज़ द एक्स्ट्रा बेनिफिट, दैट्स कॉल्ड द इंसेंटिव। ठीक है, ये आपका एक एक्स्ट्रा इंसेंटिव है। तो ये एक्स्ट्रा इंसेंटिव आपको प्रॉफिट, सेल्स और प्रोडक्टिविटी सभी को लेकर आ सकता है। तो इसका आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। विच वन इज पेमेंट बाय रिजल्ट? ध्यान से देखना इस वर्ड को, पेमेंट बाय रिजल्ट। पेमेंट बाय रिजल्ट, रिजल्ट से आपको कौन सी पेमेंट मिल रही है? इससे जस्ट एक पहले वाला क्वेश्चन अगर याद करो तो इंसेंटिव क्या होता है? जब आप अच्छी सेल्स, अच्छी प्रोडक्टिविटी देते हो, अच्छा प्रॉफिट देते हो तब आपको इंसेंटिव मिलता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? आपकी प्रोडक्टिविटी, आपका प्रॉफिट, ये सब क्या है? ये सब आपके रिजल्ट्स हैं, जो आप काम करते हो उसका रिजल्ट है। तो उस रिजल्ट का पेमेंट क्या होगा? क्या अलाउंसेस होगा, क्लेम होगा, इंसेंटिव होगा, फ्रिंज बेनिफिट होगा? मैं आपको ऑलरेडी हिंट दे चुकी हूँ, तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो यस, आप सही सोच रहे हो, इसका आंसर है इंसेंटिव, राइट? सी, जब आप काम करते हो उसकी जगह पर जो आपको पेमेंट मिलता है, दैट इज द इंसेंटिव। नेक्स्ट, फॉर हायर मैनेजमेंट डैश आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द साइज ऑफ कंपनी, स्पेसिफिक इंडस्ट्री एंड प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। ध्यान देना, ऐसी कौन सी चीज़ है जो हायर मैनेजमेंट के थ्रू डिसाइड की जाती है, बट वो डिपेंड करती है किस किस चीज़ पर? साइज ऑफ अ कंपनी, कंपनी के साइज पर डिपेंड करेगी, स्पेसिफिक इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड करेगी, या प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग पर डिपेंड करेगी। तो वो क्या हो सकता है? वो बोनस है, क्या होगा वो? बोनस, प्रमोशन, सैलरी, या फिर ये सभी? क्या हो सकता है वो? आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग। एक कंपनी मैनेजमेंट क्या डिसाइड कर रहा है, हायर मैनेजमेंट क्या डिसाइड कर रहा है, और किस पर वो डिसाइड कर रहा है? इसका आंसर है सी, सैलरी। बिकॉज सैलरी एक ऐसा कंपोनेंट है जो जितना आपकी कंपनी की जो साइज़ होगी उसके बेस पर ही वो डिपेंड करेगा। ठीक है, कंपनी की साइज़ के ऊपर आपकी स्पेसिफिक इंडस्ट्री, अगर किसी इंडस्ट्री का टारगेट डिसाइडेड है कि इतनी सैलरी उसको मिलनी है, तो उस इंडस्ट्रीज़ के हर बंदे को उतनी सैलरी मिलेगी ही मिलेगी। थोड़ा बहुत 19-20 होता है, तो इसलिए इसका आंसर है सी। ठीक है, और बोनस और प्रमोशन जो होता है ये बात की कहानी होती है, बट स्टार्टिंग जो होती है वो सैलरी से। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड कंपनसेशन सिस्टम इज। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड कंपनसेशन सिस्टम इज, गुड कंपनसेशन सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये क्वेश्चन भी आपको कराया गया है ऑलरेडी, इसके लिए वीडियो डला हुआ है। हायर एंड क्वालिफिकेशंस ऑफ हायर द क्वालिफिकेशन ऑफ वर्कर, हायर द कंपनसेशन। क्या क्वालिफिकेशन हायर होती है तो कंपनसेशन हायर मिलता है? या हायर द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स, हायर इज कंपनसेशन। एफिशिएंसी हायर होती है तो कंपनसेशन हायर मिलता है? या हायर द रैंक ऑफ वर्कर्स, या हायर इज कंपनसेशन, या उसकी रैंक हाई होती है तो उसको कंपनसेशन ज़्यादा मिलता है। किस बेस पर आपका इसका गुड कैरेक्टरिस्टिक किसको डिनोट करता है? तो अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा चैप्टर तो आप समझ जाएंगे कि एम्प्लॉय की एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है, कि अगर एम्प्लॉय एफिशिएंट है तो उसका कंपनसेशन हायर होगा ही होगा, क्योंकि एफिशिएंसी उसकी परफॉर्मेंस को हाई बनाती है। तो इसका आंसर है बी। ठीक है, आई होप आप लोगों ने भी यही आंसर चूज किया होगा। वेजेस ऑफ सिक्योरिटी मैन, ध्यान से सुनना, वेजेस ऑफ सिक्योरिटी मैन इन अ प्रोडक्शन यूनिट कम्स अंडर। अगर प्रोडक्शन यूनिट में अगर हम सिक्योरिटी मैन की बात करें तो वो किसके अंदर आएगा? इनडायरेक्ट लेबर,
डायरेक्ट लेबर, मिसलेनियस कॉस्ट या नन ऑफ द अबव। अब ध्यान देना, यूनिट कौन सी है? प्रोडक्शन यूनिट है। ठीक है, यूनिट कौन सी है? प्रोडक्शन यूनिट है। प्रोडक्शन यूनिट मतलब वहाँ पर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो अगर प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जा रहा है, दैट मीन्स कि वहाँ जितने भी वर्कर्स हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं, दे आर दी डायरेक्ट लेबर। जो प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे वो कौन से होंगे? डायरेक्ट लेबर होंगे। तो इसलिए वो पर्सन्स जो प्रोडक्शन में हेल्प नहीं कर रहे हैं वो कौन से होंगे? इनडायरेक्ट लेबर होंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें सिक्योरिटी मैन की, ये मिसलेनियस कॉस्ट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट कॉस्ट है हमारे लिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें सिक्योरिटी मैन की, तो सिक्योरिटी मैन प्रोडक्शन यूनिट के अंदर किसके अंदर आएगा? इनडायरेक्ट लेबर के अंदर आएगा। क्लियर? क्यों आया ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोडक्शन नहीं कर रहा है बट उस कंपनी का ये पार्ट है। क्लियर? देखिए आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश criterion is usually regarded as an automatic minimum equity pay criterion. The dash criterion is usually regarded as an automatic minimum equity pay criterion. ऐसा कौन सा क्राइटेरिया है जो इक्विटी पे क्राइटेरिया को लेकर चलता है? क्या वो वैल्यू ऑफ मिनिमम वेज है, या कॉस्ट ऑफ लिविंग पे है, नॉमिनल वैल्यू है, या इनमें से कोई नहीं है? अगर क्वेश्चंस को ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा मिनिमम इक्विटी पे क्राइटेरिया की बात की जा रही है। मिनिमम इक्विटी पे क्राइटेरिया डिपेंड करता है कॉस्ट ऑफ लिविंग के ऊपर। आपको जो जिंदा रहने के लिए आपकी ज़रूरत है रोटी कपड़ा मकान, तो उसके लिए जो आपको पैसा दिया जाता है वो कॉस्ट ऑफ लिविंग होता है। तो वही आपका मिनिमम इक्विटी पे क्राइटेरिया है और इसके ऊपर आपका ये डिपेंड करता है। तो द कॉस्ट ऑफ लिविंग पे क्राइटेरिया इज यूजली रिगार्डेड एज अ ऑटोमेटिक मिनिमम इक्विटी पे क्राइटेरिया। तो आंसर इज बी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइनेंशियल और क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड एंड अप्रूव्ड प्रायर टू पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड। एक फाइनेंशियल या क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट तैयार किया जाता है, अप्रूव कराया जाता है जब हम उसे एक तरह से वजूद में ला रहे हैं, जब हम उसे प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे हैं, उसके पहले उसको तैयार किया जाता है। ठीक है, एक स्टेटमेंट को तैयार किया जाता है तो उस स्टेटमेंट को क्या कहा जाता है? एक टाइम दिया रहता है, उस टाइम पीरियड पर उसे तैयार किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अकाउंट आपने पढ़ा ही होगा, तो आप इस क्वेश्चंस को इजीली कर सकेंगे। इफ़ यू आर कंफ्यूज विद द फाइनेंशियल प्लान, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बजट, फाइनेंशियल विल, तो इन वर्ड्स को थोड़ा सा ध्यान से देखो। अगर किसी चीज़ की फाइनेंशियल प्लानिंग की जा रही है, लेकिन हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव से, तो फाइनेंशियल प्लानिंग या क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट जो तैयार किया जाता है, जो ये बताता है कि कहाँ पर कितना पैसा आपका खर्च होने वाला है, आपको कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ें आपकी कहलाती हैं बजट। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी कहलाती हैं बजट। ठीक है, इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रिपेयर किया जाता है, अप्रूव कराया जाता है टाइम ऑफ पीरियड के पहले, तो उसे कहा जाता है बजट। तो आंसर इज सी। ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ये एक छोटा सा मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आई थी उसको चेक करने के लिए कि जो आप लोगों को पढ़ाया गया है उससे आप सेटिस्फाइड है या नहीं है, या आपको वो टॉपिक क्लियर हुए हैं या नहीं हुए हैं। अपना सेल्फ असेसमेंट करके देखिए। अगर नहीं कर पाते हैं कोई बात नहीं है, मैंने आपको इसमें आंसर्स एक्सप्लेन किए हुए हैं, आपको वो इजीली क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपने वीडियोस अभी तक कंपनसेशन मैनेजमेंट के रिगार्डिंग नहीं देखी है तो आप उन्हें देखिए, और भी वीडियोस हैं आप उन्हें देखिए। अगर आप चाहते हैं इसी तरह की और वीडियोस जो मैं MCQ के लिए लेकर आऊँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मैं और जो डिफरेंट टॉपिक हैं जो आपके कोड 55 या कोड 17 को डिनोट करते हैं UGC नेट में, उसके रिगार्डिंग मैं आपको और भी MCQs प्रोवाइड करवाऊंगी जो आपकी हेल्प करेंगे, एज वेल एज आई ऑल्सो प्रोवाइड यू द गाइडलाइंस कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस एट द टाइम व्हेन यू आर इन एग्जामिनेशन हॉल। उस टाइम पर आप कैसे कुछ क्वेश्चंस को क्रैक कर सकते हो, उसकी मैं आपको टिप्स भी आपको प्रोवाइड कराऊंगी। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो आप उसे लाइक कीजिए, और अगर आपको जिस टॉपिक पर MCQ चाहिए या इसी टॉपिक पर और MCQ चाहिए आपको, तो आप मुझे कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।